आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सामाजिक विज्ञान संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शशांक दत्तात्रेय कुलकर्णी सर से मिलने वाले हैं। सर आज बताएंगे पंच परिवर्तन के बारे में। आपने बहुत अच्छा एक मंच बनाया है, वर्चुअल मंच है, लेकिन यही आज के समय की मुझे लगता है कि सामर्थ्य भी है और मांग भी है कि इस माध्यम से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। यस सर। और इसलिए आपने जो इनिशिएटिव शुरू किया है तो इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही अलग अलग विषय आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, और जिसमें वैचारिक परिवर्तन या वैचारिक क्रांति के रूप में मैं आपकी इस इनिशिएटिव को देखता हूँ। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पंच परिवर्तन ऐसे 5 मूल विषय है जो समाज के भीतर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यस सर। और इसके लिए समाज ही कर सकता है। ऐसे 5 विषय जिसके माध्यम से हम विकसित भारत का सपना जल्दी पूर्ण कर सकते हैं। और वहां पे हमने एक टैगलाइन बनाई, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। जब व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा तो अपने आप ही धीरे धीरे राष्ट्र का और समाज का निर्माण होता जाएगा। यस सर। तो हमें प्रयास करना चाहिए व्यक्ति और समाज के निर्माण के लिए। जी सर। मुख्य सवाल ये है कि भारत हमारे भीतर कितना है, भारतीयता हमारे भीतर कितनी है। नहीं तो बहुत बार हम देखते हैं भाषा से लेके रहन सहन से लेके खान पान और कपड़े तक हम बाहर के लोगों की कॉपी करते हैं। लेकिन जो अपनी जीवन पद्धति है और इतने सालों से जो एक शाश्वत जीवन की पद्धति यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने विकसित की, उस जीवन पद्धति के तरफ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नहीं तो आज हम देख रहे हैं इतने सारे बीमारियां बढ़ रही है, इतना नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हर दूसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे व्यक्ति को शुगर है। कहीं ना कहीं बैठ के हमें इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों को क्यों बीपी नहीं था, क्यों शुगर नहीं था, क्यों वहां पे कैंसर नहीं होता था, क्योंकि उनकी जीवन पद्धति देसी थी, वो जड़ से जुड़े हुए लोग थे। तो आने वाले दिनों में इस विषय के ऊपर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो सर ये पंच परिवर्तन के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब इसको हम क्या बोलें, जैसे कि एक ये सरकार के द्वारा इनिशिएटिव है, ये आया कहाँ से, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम ये कह सकते हैं कि एक जीवन में बदलाव लाने का एक अभियान है। तो किसके द्वारा चलाया हम किसी एक, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये समाज का अपना है। अगर हम किसी एक संस्था या किसी एक सरकार या कोई भी एक व्यक्ति या संस्था के साथ इसको जोड़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा नहीं, जो लोग उस संस्था के साथ जुड़े हैं वही उसको करेंगे। आपने 5 विषय देखे होंगे, ये इस देश का हर नागरिक, चाहे किसी भी भाषा बोलने वाला हो, कहीं पे भी रहने वाला हो, किसी भी स्टेट में रहने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ समुदाय का हो, सभी के लिए है। यस सर। सभी का परिवार है, सभी का कुटुंब है, सभी का पर्यावरण है, सभी का अपने पूर्वज है। तो इसीलिए हमें इसको किसी एक व्यक्ति या संस्था विशेष तक ना सोचते हुए इसको हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए कि सारे संस्था जो समाज के अंदर है, सिविल सोसाइटी है, जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने इसको अपने विषय में, अपने एजेंडा में रखना चाहिए, जिसके व्यापक रूप से ये समाज तक फैले और समाज के हर व्यक्ति तक ये विषय पहुंच जाए। जैसे कि सर मैं देखा कि पंच परिवर्तन जैसा आप नाम लिए, पंच परिवर्तन मुझे लगा तब चर्चा में आया जब नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में इसका जिक्र किए। जी। तो वहीं से ये चर्चा का विषय बना। हाँ, उससे ज्यादा चर्चा में आया। जी सर। और उसके बाद बहुत सारे संगठन या बहुत सारे लोग भी इसके साथ जुड़े और लोग समझे भी कि ये बात जो कह रहे हैं ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, 1-2 साल की बात नहीं है, ये सही में लंबे समय तक काम करने वाली बात है और जिससे शाश्वत परिवर्तन संभव हो सकता है। कि जब ये 5 विषय हम सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति और किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, किसी भी पंथ, किसी भी मत समुदाय को मानने वाला हो, किसी भी प्रांत या भाषा बोलने वाला हो, उन सभी के लिए एक समाज के नाते ये 5 विषय के ऊपर काम करना आवश्यक है। तभी हम भारत को सही मायने में विकसित कर सकते हैं, सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से भी विकसित करने के लिए ये 5 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुना होगा जो 15 अगस्त को उन्होंने किया था, उस समय में भी उन्होंने इसके ऊपर बात की थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन जो है उन्होंने भी उसको अनुकूल प्रतिसाद दिया और ये संकल्प किया गया कि समाज के जो विभिन्न गट है, समुदाय है, सिविल सोसाइटी है, ये सब आगे आके इस पंच परिवर्तन को साकार करने के लिए सार्थक प्रयास करें। ओके सर। तो सर ये पंच परिवर्तन में कौन कौन विषय आते हैं, जैसे आपने बताया 5 विषय आते हैं? इसमें पहला विषय है सामाजिक समरसता। यस सर। तो
उसको आगे हम सविस्तर में देखेंगे, लेकिन विषय बताता हूँ। पहला है सामाजिक समरसता, दूसरा है पर्यावरण, यस सर, तीसरा है नागरिक धर्म का पालन, यस सर, चौथा है स्व का बोध, और पांचवा है कि कुटुंब प्रबोधन। यस सर। ये 5 विषय है। पहला सामाजिक समरसता का अर्थ ये है कि आज हम देखते हैं हमारे देश के अंदर जाति पाति में समाज बटा हुआ है। ये उच्च जाति का है, ये नीच जाति का है। इस प्रकार का एक वातावरण जो है समाज में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। जी जी। या अमीर और गरीब के मायने में भी हमें ये दिखाई देता है। तो समरसता का अर्थ ये है कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। नागरिक के नाते हम सभी एक हैं और एक दूसरे के साथ समान व्यवहार रखना यह हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। जी सर। तो इस प्रकार की समरसता जब तक हम समाज में नहीं लाते तब तक सही मायने में समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। और इसके लिए समाज के हम सभी लोगों ने, सभी नागरिकों ने मन से प्रयास करने की आवश्यकता है। सिर्फ कानून से, रूल्स रेगुलेशन से, पनिशमेंट से इस प्रकार की भावना निर्माण नहीं होगी। जब हम खुद सोचेंगे और अपने घर से इसकी शुरुआत करेंगे, अपने खुद से इसकी शुरुआत करेंगे, तो सामाजिक समरसता जो है वो साकार हो सकती है। जी सर। दूसरा जो विषय है पर्यावरण का, पर्यावरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो ऋषि पराशर ने जिन्हें जो पराशर संहिता लिखी, वहां पे भी उन्होंने शाश्वत खेती की बात कही। और हमारे जो ऋषि मुनि हुए या हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें भी हमने ये देखा है कि प्रकृति के साथ हम किस प्रकार से अपना तालमेल बिठाएं, इसी के ऊपर एक पूरा डिस्कोर्स है। और इसीलिए हम दोहन के ऊपर विश्वास रखते हैं, शोषण के ऊपर नहीं। अगर आप वेस्टर्न फिलोसॉफी या वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं शोषण की बात होती है। तीसरा है नागरिक धर्म का पालन। हम सभी लोग देश के नागरिक हैं और अभी तो संविधान दिन भी आने वाला है 26 नवंबर को, जो अपने विश्वविद्यालय में मनाया जाएगा। तो नागरिक धर्म के पालन के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा गया है कि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हम अपने कानून, अपने अधिकारों की ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन ड्यूटीज की बहुत कम बात करते हैं। तो एक नागरिक होने के नाते हमारे जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है और अन्य भी सही कई सारी कर्तव्य है, तो क्या हम इसका पालन कर रहे हैं? क्या हम अनुशासित है? क्या हम देश के परंपरा, देश के कानून को मानते हैं? क्या हम देश के प्रति उतनी ही निष्ठा रखते हैं और उतना ही डेडिकेशन के साथ अपना अपना काम करते हैं? ये जो सारी बातें हैं, ये नागरिक धर्म का पालन इस विषय में आते हैं। उसके बाद का महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूँ कि आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो चुका है, कुटुंब प्रबोधन। जो भारत की कुटुंब व्यवस्था है वो एक दुनिया के लिए आदर्श थी। ये चौथी विषय होगा। हाँ, चौथा विषय है। और ये कुटुंब ऐसा था कि भारतीय कुटुंब व्यवस्था में 3-4 जनरेशन एक साथ रहती थी। तो दादाजी भी है, पिताजी है, खुद बच्चे है, नाती है, पोती है, इस प्रकार से एक वातावरण घर में रहता था। और पूरे अपने भारतीय परंपरा के अनुसार अपने फेस्टिवल को मनाना, अपने अलग अलग संस्कृति को अपनाना और एक दूसरे को जरूरत में मदद करना, इस प्रकार का हमारा एक फैब्रिक था, सोशल फैब्रिक था। और कुटुंब इस समाज की एक मूलभूत व्यवस्था, मूलभूत हिस्सा है। तो आज हम देखते हैं कि हमारी कुटुंब व्यवस्था जिस प्रकार से पहले थी वैसे नहीं रही है। न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है, व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, परिवार के अंदर भी कलह है, पिता पुत्र एक साथ बात नहीं करते, सारे लोग एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही है। और इसके कारण मन का संतुलन बिगड़ रहा है, कई सारे मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं देश का जो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है वो भी उतना हेल्दी नहीं हो रहा है। तो हमें दोबारा कुटुंब के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो संस्कार होते थे वो कुटुंब व्यवस्था के माध्यम से ही नई जनरेशन को मिलते हैं। अगर कुटुंब व्यवस्था हमारी मजबूत रहेगी तभी हमारे छोटे बच्चे बड़ों का इज्जत करना सीखेंगे, छोटे से प्यार करना सीखेंगे, समाज में कैसे रहता है इसकी शुरुआत भी कुटुंब से होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे विषय जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कभी हम विदेशी कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। हाँ, आप परिवार की बात की तो पूरा परिवार जो सिस्टम है पूरा हम वेस्टर्न को फॉलो करते जा रहे हैं। जी, आजकल हमारे देख रहे ज्वाइंट फैमिली तो खत्म होती चली जा रही है। जी बिल्कुल। और अंतिम जो 5वां विषय है स्व का बोध, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब हम जिस पड़ाव में खड़े हुए, 21वीं सदी में खड़े हुए, जहाँ पे दुनिया भारत की ओर बड़ी आशा से देख रही है, भारत के बहुत सारे बातों को दुनिया मान रही है, जिसमें इंटरनेशनल योगा डे जैसा उदाहरण हम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक शांति के लिए और अपने मन की उन्नति के लिए भारत की तरफ आ रहे हैं। और इस परिक्षेप में हम क्या अपने आप को समझ पा रहे हैं? क्या
क्या सही मायने में हम भारत को जान रहे हैं क्या, भारत को समझ रहे हैं क्या? जब तक हम भारत को सही मायने में नहीं जानेंगे, अपने रूट्स को नहीं जानेंगे, अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे, तब तक हम सही मायने में भविष्य के लिए एक सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते। उज्जवल भविष्य के लिए हमें इतिहास को जानने की आवश्यकता है। और हम जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि हमारे युवाओं को हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, हमारे वेद उपनिषद पुराणों में जो ज्ञान दिया हुआ है, इसकी जानकारी हो, तभी तो वो अपने जड़ों को पहचान पाएंगे। और जो समाज अपने जड़ से जुड़ जाता है वही समाज उन्नत भी हो जाता है और सही दिशा में अपना जो जीवन और दिनचर्या है वो चलाता है। इसीलिए स्व का बोध मैं ये समझता हूँ कि भारत को सही मायने में समझना, जानना और भारत को अपने भीतर उतारने का प्रयास करना। जैसे आप देखा होगा, हम लगातार पहले बिंदु से लेकर 5 बिंदु तक पूरी बातचीत कर रहे हैं। इसमें सरकार का एक्टिव कोई रोल नहीं है। हमें एक समाज के नाते, एक व्यक्ति के नाते, एक भारतीय होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते हम सभी ने इसके ऊपर प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी देश के अंदर जब हम स्टेट की बात करते हैं, जब सरकार की बात करते हैं, तो वो एक सोशो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है क्या समाज को चलाने वाला? उसके साथ साथ फैमिली है, उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ साथ हेल्थ सिस्टम है, रिलीजन है। ऐसे बहुत सारे सोशो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो समाज को अच्छा बनाने में बहुत जरूरी होते हैं और उनकी अपनी अपनी भूमिका रहती है। अगर हम हर बात की उम्मीद अपेक्षा सरकार से करें तो हर चीज सरकार पूरी नहीं कर सकती। तो सर आपका ये मानना है कि जो पंच परिवर्तन है ये नागरिकों के लिए कर्तव्य है, नागरिकों का दायित्व बनता है कि इसको फॉलो करें। ये सरकार के द्वारा कोई स्कीम नहीं है, कोई अभियान नहीं है, बिल्कुल, बल्कि नागरिकों के लिए एक तरह से जागरूकता पैदा करने के लिए पंच परिवर्तन का नरेंद्र मोदी जी ने भी ना अपने भाषण में इसकी बात बोली थी कि आप देश के नागरिक होने के नाते इसको फॉलो करें। बिल्कुल। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे दूंगा कि आपके इस वीडियो के माध्यम से जो भी दर्शक हमें भविष्य में देखेंगे वहां तक ये बात चली जाएगी। और मैं मुख्य रूप से युवाओं के बारे में ये अपेक्षा रख सकता हूँ कि वो इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचे, क्योंकि 2047 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि विकसित भारत की, तो अभी 2025 चल रहा है। तो आने वाले जो 22-23 साल है वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है और जिसको हम अमृत काल बोल रहे हैं। और जो युवा है उनके जीवन का भी आने वाले 20-22-25 साल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास अभी पूरी एनर्जी है, पूरी क्षमता है। तो हमारे जीवन का अमृत काल और देश का अमृत काल ओवरलैपिंग हो रहा है, एक ही है। तो एक युवा होने के नाते हम ऐसा करियर चुने, अपने जीवन के भीतर ऐसे सिद्धांत, ऐसे तत्वों को धारण करें, ऐसे विचार और विचारधारा को अपनाए जिसके माध्यम से इस पंच परिवर्तन भी समाज के भीतर हो और भारत सही मायने में विकसित हो। और जो बात हम करते हैं कि विश्व गुरु की, तो जब गुरु को हम ब्रह्मा बोलते हैं, गुरु को विष्णु बोलते हैं, जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से विकसित होना नहीं है या डिफेंस के रूप में विकसित होना नहीं है या अपने बलबूते के ऊपर किसी को हराना नहीं है। विश्व गुरु का ये मतलब है अपने आचरण से और अपने वातावरण से इस प्रकार से अपने आप को बनाना जिससे अन्य देश हमसे प्रेरणा ले सके। सर मेरा सवाल ये है, जैसे आपने पंच परिवर्तन की बात की है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परंपरा को बचाने को लेकर ये एक तरह से अभियान बोल सकते हैं जी जी, जो कि सेल्फ नागरिकों में होना चाहिए, स्वयं से नागरिकों के अंदर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सर यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इनडायरेक्टली रूप से हम कहीं ना कहीं फिर से उपनिवेश बनते जा रहे हैं? क्योंकि देखिए आजकल आप टेक्नोलॉजी की बात करिए, आप जैसे खान पान की बात किए, आप कल्चर की बात किए, तो सब कुछ हम वेस्टर्न का ही फॉलो करते जा रहे हैं। एक तरह से तो इनडायरेक्टली हम गुलामी बनते जा रहे हैं। जैसे 1947 से पहले हमारी स्थिति थी, हम आर्थिक रूप से पहले गुलाम थे, लेकिन अब देखा जाए तो इनडायरेक्टली आर्थिक रूप से भी गुलाम बन ही रहे हैं और सांस्कृतिक रूप से भी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखा है। देश, जब हमारे देश को आजादी मिल रही थी तो आजादी के उस जंग के अंदर जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, महात्मा गांधी जी से लेके सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर जी, बहुत सारे, लोकमान्य तिलक, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, उनके मन के भीतर भी यह बात कहीं ना कहीं थी और कहीं ना कहीं उनके लेखन में या कई स्पीचेस में
आपको ये दिखाई देगी। उनको ये लगता था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यस सर। हो सकता है कि हमारे लड़ने के कारण, स्ट्रगल के कारण अंग्रेज इस देश से निकल जाएंगे और हमारे पास राजनीतिक आजादी आएगी, लेकिन सांस्कृतिक आजादी का क्या, सामाजिक आजादी का क्या, आध्यात्मिक फ्रीडम का क्या? उसके लिए समाज के भीतर परिवर्तन करना पड़ेगा और वो एक दिन में नहीं होता, उसके लिए सालों साल लगना पड़ता है। जब राजा राम मोहन राय जी सती की प्रथा बंद करने में लगे हुए थे तो एक दिन या एक साल में नहीं हुआ, 15-20 साल का उनका जो पूरा संघर्ष रहा उसके माध्यम से ये संभव हुआ। उसी प्रकार से ये जो पंच परिवर्तन है, मैं ये समझता हूँ कि सही मायने में हम सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी युवा जो इस देश में 60% से भी ज्यादा लोग जो है बिलो 35 है, बार बार ये कहा जाता है, तो अब हम लोग जब इसके बारे में गंभीरता से लेंगे, हमारे पूर्वजों ने हमें आज राजनीतिक आजादी दी है, इसलिए आज हम ये बात कह पाते हैं। कम से कम हमें अपनी सरकार है, हमें वोटिंग का राइट है, हमारी बात सुनी जा रही है। अब हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये भी मुझे लगता है बहुत अच्छी बात लगती है। वो कहते हैं कि अब देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। तो देश के लिए जीना का मतलब क्या है? देश के लिए जीने का मतलब यही है कि हम सामाजिक समरसता को अपने जीवन में अपनाएं, जात पात को तोड़ दे। देश के लिए जीने का मतलब है हमारा जीवन जो है वो पर्यावरण को अच्छा करने वाला, संवर्धन करने वाला, पोषक हो, शोषण करने वाला ना हो। जी सर। देश के लिए जीने का मतलब है कि हम नागरिक के नाते जो हमारा धर्म है उसका पालन करें। देश के लिए जीने का अर्थ यह है कि हम स्व का बोध करें, अपने अस्तित्व को समझें, अपने देश के संस्कृति और परंपराओं को समझें, अपने भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने जीवन में धारण करें। यही तो देश के लिए जीना है। और अगर हम इसके पीछे लगेंगे पूरे ऊर्जा के साथ और अपने से शुरुआत करेंगे, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप समाज के भीतर या देश के भीतर जो परिवर्तन करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत जब हम अपने जीवन से करेंगे, अपने परिवार से करेंगे, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में इस प्रकार से परिवर्तन समाज के भीतर होगा और सही मायने में भारत विकसित होगा। तो सर का मानना ये है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि सिर्फ आप सरकार पर ही जिम्मेदारी न डालें हर चीज के लिए, ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है थ्रू पंच परिवर्तन, कि आप अपना दायित्व निभाएं, अपना कर्तव्य निभाएं और उसके थ्रू देश में विकास के लिए आप भी अपने तरफ से कदम उठाएं। हर काम के लिए हम सरकार को ही नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते जी। सरकार जिम्मेदार है, लेकिन नागरिकों को भी अपने स्तर से बिल्कुल जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं बात कहना चाहता हूँ इन्हीं को बात को जोड़ते हुए, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, रिंग रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं और ये जरूरत भी है और उसके लिए सरकार के स्तर पे प्रयास हो रहे हैं और निर्माण का कार्य हो रहा है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपके परिवार के भीतर आत्मीयता बढ़े, आपके पिता के प्रति सम्मान बढ़े, आपके अपने जो छोटे भाई बहन है उसके लिए आपके मन में प्यार हो, इसके लिए कौन सी स्कीम है, इसके लिए कौन सा ठेकेदार है, कौन सा टेंडर निकाला जाएगा, इसके लिए तो हमें एक साथ बैठने की जरूरत है, हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, एक साथ खाना खाने की जरूरत है, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागिता देने की जरूरत है। और इसीलिए सरकार तो अपने तरफ से काम करेगी, जहाँ पे नहीं करेगी वहां पे स्वाभाविक रूप से नागरिक डिमांड भी रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार एक सोशो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ साथ समाज के भीतर बहुत सारे अन्य इंस्टीट्यूशंस भी है, उनकी अपनी जिम्मेदारी जो है वो भी उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और तभी पूरे समाज को समग्र रूप से हम विकसित कर सकते हैं। ये बात सर आप सही बोले, जैसे कि सरकार का काम है राजनीतिक चेतना पैदा करना है, फिर राजनीतिक स्तर पर जो उसका नीति बनाएगी, निर्माण करेगी, उसके लिए ठीक है। लेकिन बाकी जैसे समाज के लेवल पर सामाजिक सुधार हो गया, ये तो हम जनता मिलकर ही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम सब मिलकर कर सकते हैं। जैसे अगर किसी गांव के अंदर बहुत बड़े मैदान है, सुबह 4 बजे बच्चे उठे और 1 घंटा एक्सरसाइज करे, अब इसके लिए सरकार क्या करेगी, आप खुद उठना पड़ेगा, खुद मैदान पे जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं जापान का। जापान के लोगों को देखिए कितना अवेयरनेस, कितना जागरूकता है हर चीज को लेकर। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि सरकार पर निर्भर है, वो तो अपने स्तर से उनके कहा भी जाता है कि उनका जो भी चीजें हैं, मतलब जागरूकता, उनकी फिजिकल एक्टिविटी की बात कर लीजिए, उनका मेंटल जो ध्यान करते हैं, जो कि हमारे इंडिया की ज्ञान परंपरा में शुरू से ही रही है। बिल्कुल, तो वो चीज जापानी
पहले से ही कर रहे हैं, जो कि हम उसको छोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको अपनाने की जरूरत है। अपनाने की जरूरत है। और इसीलिए अपना ये जो डिपार्टमेंट है जहाँ मैं पढ़ा था, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पे हमने एक तत्वबोध नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया कि वादा जायते तत्वबोधा, अलग अलग विचारों के लोग एक साथ बैठ के एक निचोड़ निकालेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो आप सभी समझ पाए होंगे जो पंच परिवर्तन है उसका क्या मतलब हुआ। फिर किसी विषय पर सर से बात करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।